हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, यानी मानव प्रजनन तंत्र। इस क्लास में हमने रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। जैसा कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर करने की कोशिश की है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज रिप्रोडक्शन या प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है और अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसे ही हम प्रजनन कहते हैं। जीव प्रजनन अपनी जाति को बचाए रखने के लिए करते हैं। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीव प्रजनन क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है जीवों के लिए प्रजनन करना? तो जीव जो है अपने वंश को या अपनी जाति को बचाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, ताकि उनका अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर बना रहे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसे हम पुरुषों का लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन कहते हैं। अब यदि टेस्टोस्टेरोन के निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण वृषण या टेस्टिस के अंदर होता है। तो वृषण या टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही पुरुषों के अंदर लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? तो पुरुषों के अंदर जिस भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी हो जाना या फिर जनन क्षमता विकसित हो जाना, वह सब लैंगिक लक्षण होते हैं, और ये सभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? एंड द राइट आंसर होगा इसमें उपयुक्त दोनों। देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल हार्मोन होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इन्हें कौन उत्पन्न करता है? तो जो अंडाशय होता है यह इन्हें उत्पन्न करता है। अंडाशय जिसे हम ओवरी कहते हैं, यह इन हार्मोन्स को उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, महिलाओं के अंदर मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? तो जो अंडाशय होता है वो मुख्य जनन अंग होता है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन। तो मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय या ओवरी जो है वो मुख्य जनन अंग होता है, और यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और इन्हीं हार्मोन्स के कारण महिलाओं के अंदर जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आवाज का पतली हो जाना, स्तनों का विकास होना, या फिर दूसरे तरह के जो भी लक्षण होते हैं महिलाओं के अंदर, वो इन दोनों हार्मोन्स के कारण ही बनते हैं या दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यदि मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की बात करते हैं तो 22 जोड़ी गुणसूत्र जो है मेल और फीमेल के अंदर वो समान होते हैं, परंतु एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वह गुणसूत्र मेल और फीमेल में अलग होता है। मेल में यह XY होता है, जबकि फीमेल के अंदर यह XX होता है, और इस गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मेल में XY होता है, जबकि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन के स्थायी रूप से बंद हो जाने को, और यह क्रिया लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं के अंदर बंद हो जाती है। यानी मेंस्ट्रुएशन जो है या रजोधर्म जो है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र के अंदर बंद हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्त्रियों में साधारणतया किस दिन मासिक धर्म होता है? और इसका राइट आंसर होगा 28वें दिन। देखिए, मासिक धर्म जो होता है वो एक साइकिल है, साइकिल प्रोसेस है, जो कि हर 28वें दिन रिपीट होती है, और ये लगभग 4 से 5 दिन तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो निषेचित होने के लिए अंडा तैयार होता है वह अंडा निषेचित नहीं होने की स्थिति में टूटकर बाहर निकल जाता है, और इसी को हम मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु
किसका प्रयोग किया जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अल्ट्रासाउंड, जिसे कि हम सोनोग्राफी भी कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है शिशु के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब यदि सोनोग्राफी की बात करें तो सोनोग्राफी के अंदर पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है, जिन्हें कि हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगी भी कहते हैं, और उन तरंगों का यूज करके हम सोनोग्राफी की क्रिया की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, और इस क्रिया को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। देखिए, ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, महिलाओं के अंदर दो, इन फैलोपियन ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर गांठ लगाकर किसी तरह से इन्हें, किसी भी सिस्टम से इन्हें परमानेंटली बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग होता है वो स्पर्म से मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता और भ्रूण नहीं ठहर पाता या भ्रूण नहीं बन पाता। तो इस क्रिया को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या फिर इसे फीमेल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। फीमेल स्टरलाइजेशन भी ऑप्शन आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर ट्यूबेक्टोमी भी आ जाता है। तो इसे हम ट्यूबेक्टोमी या फीमेल स्टरलाइजेशन कहते हैं, और इसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हैं वे सभी क्वेश्चंस वो लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए हर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरआरबी की या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं हर पेपर के अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वैसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। और वैसेक्टोमी के अंदर क्या किया जाता है कि स्पर्म ले जाने वाली शुक्र वाहिनियों को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, जो टेस्टिस से स्पर्म को लेकर जाती हैं या वीर्य के अंदर मिलाती हैं, उन शुक्र वाहिनियों को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो वीर्य को ले जाने में असमर्थ रहती हैं, और इसी क्रिया को हम पुरुष नसबंदी कहते हैं या फिर वैसेक्टोमी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों में कितने जोड़ी टेस्टीज या वृषण पाए जाते हैं। टेस्टीज को हम वृषण कहते हैं, और वृषण जो है मनुष्य या मानव के अंदर मुख्य जनन अंग होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य जनन अंग कौन सा होता है मनुष्य या मेल के अंदर? तो टेस्टीज या वृषण जो है वो मुख्य जनन अंग होते हैं, और पुरुषों के अंदर 2 टेस्टीज पाए जाते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं, और ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। शरीर के बाहर क्यों पाए जाते हैं, यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए, क्या होता है कि वृषण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना या स्पर्म्स का निर्माण करना, और स्पर्म्स के निर्माण के लिए जो कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, शरीर का जितना टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से कम तापमान या टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यदि वृषण शरीर के अंदर होते तो वृषण या टेस्टिस जो है वो कभी भी शुक्राणुओं का निर्माण नहीं कर पाते, या ये शुक्राणु जो है वो जीवित नहीं रह पाते। इसी कारण से शुक्राणु जीवित रह सके, इसीलिए वृषण जो है शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेस्टिस जो है वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं, तो कम टेम्परेचर के लिए या शुक्राणुओं का निर्माण वो कर सके, इसीलिए वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर होगा 1 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं महिलाओं के अंदर। 1 जोड़ी या फिर 2 अंडाशय पाए जाते हैं महिलाओं के अंदर। महिलाओं के जो अंदर अंडाशय होते हैं वो बादाम की शेप के होते हैं। याद रखिएगा, बादाम की शेप के होते हैं। इनका साइज होता है 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर के लगभग। देखिए, इस तरह से 2 अंडाशय होते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, और ये फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब आगे जाकर यूट्रस या गर्भाशय के अंदर कनेक्टेड हो जाती है, और साथ में जो यूट्रस का जो नाल होती है, ग्रीवा नाल जिसको बोलते हैं, ये बाहर वेजाइना के अंदर ओपन होती है। ठीक है, तो 2 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, और ये बादाम की शेप के होते हैं। इनका साइज लगभग होता है 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग। तो इंपॉर्टेंट है यह भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहां पर होती है, और इसका राइट आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में लगभग कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मानव में निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। देखिए, अभी मैंने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम बनाया था। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं, और दोनों अंडाशय जो है वो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब जो है वो आगे चलकर
जो गर्भाशय है यूट्रस में कनेक्टेड रहती है, यूट्रस जो है आगे योनि के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अब होता क्या है कि निषेचन हम किसे कहते हैं, जब अंडाशय, जब अंडाणु मतलब एग और जो शुक्राणु होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने की रिएक्शन को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये रिएक्शन होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पर यह रिएक्शन होती है। अब होता क्या है कि स्पर्म जो है वो योनि के द्वारा शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं, वो स्पर्म यहाँ से तैरते हुए आगे बढ़ते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाते हैं और यहाँ से एग आता है। और जब एग किसी भी स्पर्म से मिल जाता है तो एग के स्पर्म से मिलने की रिएक्शन को हम निषेचन कहते हैं। और यह निषेचन की रिएक्शन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। एग से यानी अंडाणु से जब शुक्राणु मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है और उसके फलस्वरूप बनता है युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, याद रखिएगा, युग्मनज या जाइगोट बनता है निषेचन की प्रक्रिया के बाद में। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। और अभी वजह से मैंने बताया था कि महिला नसबंदी के दौरान इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो अंडाणुओं से नहीं मिल पाते और गर्भ नहीं ठहरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिहाज से। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महिलाओं में जन्म का समय निषेचन के बाद कितने समय का होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। देखिए उपर्युक्त दोनों में है 266 दिन या 38 सप्ताह हम कह सकते हैं। तो 38 सप्ताह का कुल समय लगता है गर्भ के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए कुल 38 सप्ताह का समय लगता है। अब निषेचन की बात मैं आपको बता चुका हूं कि निषेचन हम किसे कहते हैं, तो जब अंडाणु, एग और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो उसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और उसके बाद कुल समय 38 सप्ताह का लगता है किसी भी गर्भ या भ्रूण के विकास के लिए। इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। देखिए इसे हम कहते हैं पूर्व भ्रूणीय अवस्था, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, या प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, यह भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा, यह कहा जाता है पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है गर्भ के प्रथम 2 सप्ताहों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18 से 72 घंटे तक वो शुक्राणु या स्पर्म जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं अपनी जनन क्षमता को। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब योनि के द्वारा स्पर्म्स को अंदर डाला जाता है तो वो स्पर्म जो है वो 18 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। यदि 18 से 72 घंटे यानी इस पीरियड के अंदर उन्हें अंडाणु मिल जाता है या एग मिल जाता है तो वो अंडाणु के साथ में संपर्क कर लेते हैं और निषेचित हो जाते हैं। परंतु यदि उन्हें इस पीरियड या 18 से 72 के इस घंटे के समय के अंदर उन्हें अंडाणु नहीं मिल पाता या एग नहीं मिल पाता तो वो नष्ट हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भ्रूण के ठहरने या गर्भ के ठहरने के लिए यह जरूरी है कि शुक्राणुओं को उस समय योनि में प्रवेश करवाया जाए जब अंडाणु अंडे से निकल रहा होता है। तो यदि शुक्राणु उस समय योनि के अंदर प्रवेश करते हैं जब अंडाणु निकल रहा होता है तब वह निषेचित हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और अंडाणु के अंडाशय से निकलने का जो समय होता है वो होता है 14वें दिन, यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होता है उसके 14वें दिन अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। यदि इस पीरियड के दौरान स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है वो अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिहाज से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो अपने परिवर्धन के दूसरे सप्ताह के बाद में मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा तरल मानव भ्रूण को नम बनाए रखने तथा बाहरी धक्कों से इसकी सुरक्षा करने का काम करता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, जिसे कि उल्व या एमनियोन कहा जाता है। यह गर्भाशय में पाया जाने वाला एक लिक्विड होता है जिसके अंदर भ्रूण स्थिर रहता है या तैरता रहता है, और यही जो लिक्विड है वो भ्रूण की सुरक्षा करता है धक्कों से या फिर इसको नम बनाए रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है भ्रूण के विकास के लिए और भ्रूण को जीवित रहने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पिता के गुणसूत्र के द्वारा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल के अंदर XX सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जब पिता का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है
तो फीमेल चाइल्ड पैदा होती है, जबकि एक्स क्रोमोसोम यदि वाई से मिलता है तो मेल चाइल्ड पैदा होता है। तो पिता का गुणसूत्र जो है वही रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिंग का या बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस के द्वारा क्या पता लगाया जाता है, तो भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम परखनली शिशु या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था, तो लुइस जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था। यदि बात की जाए कि पहला ऐसा कौन सा जीव है जो टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा पैदा किया था, तो वो डॉली था, जो कि एक भेड़ थी। मगर अगर मनुष्य की बात की जाए तो लुइस नाम का जो बेबी है या शिशु है वो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊपरी दोनों, यानी निषेचन बाहर होता है जबकि विकास जो है वो आंतरिक होता है। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर क्या होता है कि फीमेल के जो अंडाणु होते हैं और मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, इन दोनों को बाहर मिलाया जाता है और निषेचन की क्रिया करवाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज बनता है। अब युग्मनज बनने के बाद में इस युग्मनज को मादा के गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो उसके बाद में आगे का जो विकास होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है, और माता जो है या फीमेल जो है वो नॉर्मल चाइल्ड के रूप में या इसको जन्म देती है, या भ्रूण का विकास जो है वो गर्भाशय के अंदर होता है, और इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किसको रोकती हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकती है। मुंह से लेने वाली पिल्स जो होती हैं वो अंडोत्सर्ग को रोकती है। अब अंडोत्सर्ग क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि महिलाओं की जो ओवरी होती है उस ओवरी में से हर महीने एक अंडा निकलता है, और उसी अंडे को निकलने से रोकने के लिए ये गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं। जब अंडा ही नहीं निकलेगा अंडाशय से तो वो स्पर्म से कैसे मिलेगा, तो इन गोलियों के लेने से निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि अंडा नहीं निकल पाता अंडाशय से, और अंडे की निकलने की प्रक्रिया को ही हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अंडाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को खाद्य आपूर्ति या भोजन या फिर ऑक्सीजन जैसे दूसरे पदार्थ प्रोवाइड किए जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को। अब देखिए प्लेसेंटा जो है जिसे कि हम नाल भी कहते हैं, यह एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होती है, तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर होती है जो कि भ्रूण से जुड़ी हुई रहती है और जो भ्रूण को भोजन या ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि युग्मक कोशिकाओं या गैमेट सेल का निर्माण होना क्या कहलाता है, एंड द राइट आंसर है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन कहलाता है युग्मक कोशिकाओं का बनना या निर्माण होना। युग्मक कोशिकाएं कौन सी होती, फीमेल के अंदर युग्मक कोशिकाएं होती हैं एग, ठीक है, और मेल के अंदर युग्मक कोशिकाएं होती हैं स्पर्म, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि नर जनन कोशिकाएं या मेल गैमेट सेल को क्या कहते हैं, तो स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं नर जनन कोशिकाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें पूछ रहा है कि मादा जनन कोशिकाएं या फीमेल गैमेट सेल को क्या कहा जाता है, तो अंडाणु कहा जाता है मादा जनन कोशिकाओं को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही क्वेश्चंस यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रजनन या रिप्रोडक्शन का पहला चरण क्या होता है, तो युग्मक जनन होता है प्रजनन का पहला चरण, क्योंकि युग्मक अगर युग्मक ही नहीं बनेंगे या गैमेट्स ही नहीं बनेंगे या फीमेल के अंदर एग नहीं बनेंगे या मेल के अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन कैसे होगा। तो पहला चरण होता है फीमेल के अंदर एग का निर्माण होना और मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण होना, जिसे कि हम युग्मक जनन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है प्रजनन या रिप्रोडक्शन की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, एंड द राइट आंसर इज जीन्स। देखिए जीन्स ही मनुष्य के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लेकर जाते हैं। अब जीन्स जो होते हैं ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, और डीएनए जो होता है वो हमारे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम हमारे
कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कई बार आपसे डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार से शुक्राणु है, शुक्राणु जो है वो मेल गैमेट्स है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने प्रजनन तंत्र से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर लिया है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।